Student, today's topic is nucleus, structure and function, first year cell biology. General introduction of nucleus or केंद्रक. It is the most significant component. सेल के अंदर न्यूक्लियस का पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर ब्रेन का होना. ब्रेन माइनस बॉडी इज नथिंग. अगर किसी भी जीव का मस्तिष्क से या ब्रेन निकाल दें तो वो व्यक्ति या वो जीव जीवित नहीं रह सकता. इसी तरह से किसी भी सेल में से न्यूक्लियस को अगर निकाल दें तो न्यूक्लियस वो कोशिका जीवित नहीं रहती है. इट कंट्रोल्स metabolic and hereditary activities of the cell, so it is referred as a control center. ये सारी उपापचय, सारी क्रियाएं, सारे आनुवंशिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है. ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर इसी के द्वारा मैसेज पास होता है और इसी से सभी क्रियाएं कंट्रोल होती है, इसलिए इसको कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं. It contains DNA with complex of large variety of protein histone to form the chromosomes. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. उन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाता है और वो डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर बेसिक प्रोटीन बनाते हैं जिनको हिस्टोन्स कहते हैं. The genes within the chromosomes are the cell nuclear genome. ये क्रोमोसोम्स थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर रखते हैं. उन थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर पर लीनियर अरेंजमेंट में, लीनियर पैटर्न में, एक स्ट्रेट पैटर्न के अंदर बीडेड फॉर्म में, जैसे एक किसी धागे के अंदर गांठ लगा दें और वो कंटिन्यूस एक निश्चित स्थान पर लगाएं, इसी तरह से डीएनए के अंदर रेखांकित सिंपल लीनियर पैटर्न के अंदर जीन्स विनियमित रहते हैं, जीन्स लोकेटेड रहते हैं. It contains nucleic acid. Nucleus contains the nucleic acid. These are of two types. ये दो तरह के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए. दूसरे अवयव हैं न्यूक्लियर प्रोटीन, प्रोटीन्स पाया जाता है. न्यूक्लियर एंजाइम्स, जो डीएनए पाया जाता है इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसमें कार्य करने वाले एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज. और आरएनए भी काम करता है, इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज. दूसरे एंजाइम्स है एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड लाइगेज. जब भी किसी वर्ड के बाद में EASE वर्ड अगर आए, EASE, तो उसका मतलब होता है तोड़ना. तो एंडोन्यूक्लियस का ये जो एंजाइम्स है, ये न्यूक्लियस के अंदर जितने भी दूसरे एंजाइम्स है उनको तोड़ने न्यूक्लियस के अंदर, एंडो यानी अंदर, एक्सोन्यूक्लियस वापस इसमें EAC वर्ड आ रहा है, ये भी ऐसे एंजाइम्स हैं, ये भी तोड़ने का काम करते हैं. और जब वर्ड आता है AAC, जब वर्ड आता है ASE, तो ये जो वर्ड है AAC, इसका मतलब है जोड़ना. तो देयर आर टू टाइप ऑफ एंजाइम्स. वन इज EAC जो तोड़ने का काम करते हैं, और लाइगेज यानी आपस में जोड़ने का काम करता है. तो देयर आर टू टाइप ऑफ द एंजाइम. सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड इन 1831, जब माइक्रोस्कोप का विकास बहुत प्राइमरी लेवल पे था. तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको न्यूक्लियस को खोजा था.
कहाँ खोजा था? When he was studying the orchid outer layer. Orchid एक प्लांट है, उसकी आउटर लेयर पे काम कर रहा था, बाहरी लेयर पे काम कर रहा था, तो ही ऑब्जर्व एन ओपेक एरिया विच वाज कॉल्ड द न्यूक्लियस। उसने एक सेमी अर्धपारगम्य एक स्ट्रक्चर देखा और उसका नाम उसने दिया न्यूक्लियस। 1831 में एक अर्धपारगम्य स्ट्रक्चर देखा और उसका नाम दिया न्यूक्लियस। उसके 7 साल बाद मैथेनेस श्लाइडेन, इसने क्या करा? प्रपोज द न्यूक्लियस प्लेज ए रोल इन जनरेटिंग सेल्स, इंट्रोड्यूस नेम द साइटोब्लास्ट। श्लाइडन ने 1838 में न्यूक्लियस को बताया कि ये सेल को जनरेट करने में, सेल को प्रोड्यूस करने में, सेल का विकास करने में कार्य करती है और सेल का काम करती है, इसलिए नाम दिया साइटो और ब्लास्ट। सेल बिल्डर, सेल को बनाने वाला, साइटो यानी सेल और ब्लास्ट यानी निर्माण। तो सेल को निर्माण करने वाला ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल को बनाने का कार्य करता है, 1838 में श्लाइडन ने ये कहा। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। यूकैरियोटिक सेल प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है। एब्सेंट इन मैच्योर्ड सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स के अंदर अनुपस्थित रहती है, हायर प्लांट्स में अनुपस्थित रहती है। एंड मेमेलियन इरिथ्रोसाइट, जो मेमल की इरिथ्रोसाइट रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिका है और बैक्टीरिया, उसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। जनरली लोकेटेड इन द सेंटर and its position may be changed from time to time according to metabolic rate of the cell. ये उपापचयी क्रियाएं या दूसरी एक्टिविटी के अंदर इसका आकार और प्रकार और जगह चेंज हो सकती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस चेंज हो सकते हैं। सिंगल न्यूक्लियस अगर एक न्यूक्लियस है तो मोनोन्यूक्लिएट, दो न्यूक्लियस है तो बाय यानी दो न्यूक्लियस, एंड मोर देन टू दे आर नोन एज द बहु केंद्रिक वाला या पॉलीन्यूक्लिएट। Syncytial cell in animals, that is the osteoblast, or रेखांकित muscle, that is the striated muscle fiber that contain the syncytial cell. सेल डिवाइड करे, सेल के अंदर न्यूक्लियस कई बार डिवाइड करे और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई कंपार्टमेंट या पार्टीशन नहीं हो और एक ही सेल के अंदर खूब सारे न्यूक्लियस पाए जाए, ऐसी कंडीशन को सिंसीटियल सेल कहते हैं। कोइनोसिटिक सेल्स, अगर यही कंडीशन प्लांट में हुई तो दैट इज नोन एज द कोइनोसिटिक सेल्स। साइफोनल, एल्गा एंड सर्टन फंगी, कुछ फंगस में, कुछ एल्गी के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। इट्स शेप रिलेटेड विद द शेप ऑफ द सेल। इसका आकार, न्यूक्लियस का आकार और प्रकार सेल के आकार और प्रकार से के कारण अलग अलग हो सकता है। कहीं ये अनियमित होता है, कहीं ये राउंड स्क्वायर राउंड में हो सकता है, कहीं ये आइसोडायमेट्रिकल हो सकता है, षटकोणीय हो सकता है, ये इलिप्सॉइड हो सकता है, सिलेंड्रिक आकार का हो सकता है, ये प्रिज्म के आकार का हो सकता है, ये तारे के आकार का हो सकता है। तो अलग अलग आकार और प्रकार के कारण, सेल के आकार प्रकार के कारण इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। साइज इज रिलेटेड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं उन पे भी इसका साइज, न्यूक्लियस का साइज कम और ज्यादा हो सकता है। स्मॉल इन द हैप्लॉइड साइज, अगुणित सेल में ये छोटी होती है, द्विगुणित में ये बड़े होते हैं। द साइज ऑफ आल्सो डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सेल, अमाउंट ऑफ द डीएनए, प्रोटीन एंड मेटाबॉलिक फेज। सेल किस अवस्था में है, सेल के अंदर डीएनए कितना है, सेल का कार्य क्या है, सेल में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे इसका साइज और आकार और प्रकार निश्चित होता है। What is the ultrastructure? It is the largest organelle of the cell. सबसे बड़ी अंग है ये सेल का और अप्रोक्सीमेटली 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 6 माइक्रोमीटर का इसका व्यास होता है एंड लगभग ये सेल का 10% वॉल्यूम को घेर के रखता है।
ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्रक भी होता है वो न्यूक्लियोप्लास्ट। बेसिक प्रोटीन हेट्रोप्रोटीन, बेसिक जो प्रोटीन है क्षारीय प्रोटीन वो हेट्रोप्रोटीन कहलाता है। जो अगुणित प्रोटीन होते हैं वो यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। बाहर की तरफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं और बीच बीच में इसमें छिद्र पाए जाते हैं, नोन एज द न्यूक्लियर पोर। डिफरेंट पार्ट्स, न्यूक्लियर एनवेलप बाहर वाला, न्यूक्लियर लेमिना ये पूरा न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, chromatin fiber. There are two types of chromatin fiber, heterochromatin and eutropchromatin, and nucleolus. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक कंटिन्यूस मेम्ब्रेन नहीं है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक निश्चित डिस्टेंस पर, निश्चित गैप के अंदर ये टूटी हुई होती है, इस पे छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों को क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं इसलिए न्यूक्लियर पोर कहते हैं। There are various in number. इनका नंबर हर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अलग अलग कोशिका के हिसाब से अलग होता है। डिपेंड ऑन द स्पीशीज, किस स्पीशीज का न्यूक्लियस है, टाइप ऑफ सेल कौन सी सेल है। एग्जाम्पल है इन मेमेलियन सेल, मेमेलिया की सेल पर 3000 to 4000 पोर्स आर प्रेजेंट इन एवरी सेल। बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है मेमेलियन के अंदर इतने ज्यादा पोर्स पाए जाते हैं। शेप इज ऑक्टागोनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 ग्रेन्युलर अरेंज सिमेट्रिकली। इसका आकार ऑक्टागोनल होता है, 8 षटकोणीय होता है और 8 ग्रेन्यूल्स इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। पोर्स डायमीटर इज 60 एंगस्ट्रम। ये जो पोर्स हैं, बीच बीच में जो पोर पाए जाते हैं उसका डायमीटर है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो गैप है वो 600 एंगस्ट्रम का होता है। दे आर फ्रीली डिफ्यूज थ्रू द गैप। इससे जो गैप है, ये जो पोर्स हैं, इनसे कोशिका द्रव्य से न्यूक्लियर द्रव्य के अंदर सामान आराम से आ जा सकता है। गैप आर ओनली अबाउट 9 नैनोमीटर वाइड। ये गैप कितना है? 9 नैनोमीटर चौड़ा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम विद इन द सेंटर ऑफ द पोर। इनसे ये खुले हुए नहीं होते हैं, इनके बीच में 9 नैनोमीटर का बहुत छोटा सा छिद्र है और इनके बीच में एक कंट्रोलिंग सेंटर रहता है जिससे कि कोई भी मेटर न्यूक्लियस से, कोशिका द्रव्य से न्यूक्लियर के अंदर आराम से फ्री से अपनी इच्छा से नहीं आ सकता है और न ही बाहर जा सकता है। The pore are enclosed by a circular structure that is known as the annuli. ये एक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है जिसको एनुलाई कहते हैं। एंड pores and annuli are collectively known as the pore complex. न्यूक्लियर पोर 600 एंगस्ट्रम का होता है। इस पोर के अंदर एनुलाई मिलती है और इस एनुलाई और इस पोर को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दिस पोर कॉम्प्लेक्स, एनुलाई और पोर, समटाइम कवर्ड विद अ थिन मेम्ब्रेन। ये कई बार दोनों स्ट्रक्चर है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का गैप एनुलाई और पोर्स से कनेक्टेड, इनके अंदर एनुलाई और पोर्स पाए जाते हैं जिसको पोर कॉम्प्लेक्स कहता है। ये पोर कॉम्प्लेक्स एक थिन पट्टिका के द्वारा, सेप्टम के द्वारा कवर्ड रहता है, जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी का काम करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह चयनात्मक पारगम्यता, जिस मॉलिक्यूल को भले ही वो कितना ही साइज में छोटा या बड़ा हो, वो बिना न्यूक्लियर की परमिशन के सेल से कोशिका द्रव्य में, न्यूक्लियोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म से कोशिका द्रव्य में जा सकता है। बिना इस परमिशन से, इस करेक्टर से, चयनात्मक पारगम्यता के कारण ये फ्री से आराम से मूव नहीं कर सकते हैं। Another structure is nuclear lamina. Is it composed of the lamina, प्रोटीन की बनी होती है, which synthesized in the cytoplasm, जिसका निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है, and later transported to the nucleus, बाद में न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। The lamina monomer contains the helical structure, कुंडलित स्ट्रक्चर होते हैं। दो मोनोमर
coil around each other and form the 2 dimer coil. जब 2 मोनोमर आपस में एक दूसरे में कुंडलन करते हैं तो ये डाइमर का निर्माण करते हैं और ये कुंडलित स्ट्रक्चर है. 2 of these dimer join side by side by the anti-parallel arrangement and form the tetramer. पहले 2 मोनोमर आपस में जुड़ते हैं जो डाइमर बनाते हैं. ये 2 डाइमर आपस में वॉल की तरह, सीढ़ी की तरह आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये एंटी पैरेलल होते हैं. एक का सर ऊपर दूसरे का पांव नीचे और इस तरह से ये अल्टरनेट, एक का सर ऊपर दूसरा नीचे, और एंटी पैरेलल होने के कारण दो जब डाइमर जुड़ते हैं तो ये टेट्रामर का निर्माण करते हैं और ये एक फिलामेंट के रूप में संयोजित होते हैं. 8 of these filament arrange laterally and twist to form a rope like filament. पहले एक जुड़े जिससे डाइमर बना, फिर 2 डाइमर जुड़े तो टेट्रामर बना, और 2 टेट्रामर जुड़ेंगे तो 8 फिलामेंट्स का निर्माण होता है. 8 तंतु का निर्माण होता है जो साइड बाय साइड एक दूसरे से पास में एक फिलामेंट यूं, दूसरा फिलामेंट यूं. ये मोनोमर, ये 2 जुड़े तो ये हो गए डाइमर. फिर 2 डाइमर जुड़ेंगे, ये हुआ टेट्रामर. 1 2 3 4 टेट्रामर. और जब ये 2 टेट्रामर जुड़ेंगे, ऐसा कैसा एक स्ट्रक्चर इधर और जुड़ेगा एंड दैट विल फॉर्म द 8 फिलामेंट. ये 8 फिलामेंट बने, ये पास में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनके अंदर फिर इस तरह से कुंडलन हो जाता है. तो ये एक रस्सी का आकार होता है. बाहर से देखो तो रस्सी जैसा दिखता है, पर ये 8 फिलामेंट से जुड़ के बना होता है. ये सब मिलके आपस में फिर न्यूक्लियर लेमिना का निर्माण करते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिक केंद्रक द्रव्य. Space between nuclear envelope and nucleolus is filled with the transparent semi-solid granular acidophilic ground substance is known as the nucleoplasm. न्यूक्लियस के अंदर जो कोशिक केंद्रक द्रव्य पाया जाता है उसकी नेचर होती है एसिड की, एसिडोफिलिक. ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है. ये पाया जाता है न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में. इसके अंदर केंद्रिकाएं पाई जाती है. ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है. इसके अंदर खूब सारे पदार्थ, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ये सभी मैटर केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है. न्यूक्लियर कंपोनेंट क्रोमेटिन है. इस तरह से बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन, थ्रेड्स, न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य. कंपोज्ड ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन्स पाए जाते हैं. कई अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं. कई प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कई एंजाइम्स पाए जाते हैं. न्यूक्लियोलस, इसके बारे में वापस अलग से भी पढ़ेंगे. केंद्रिकाएं लार्ज स्फेरिकल और एसिडोफिलिक, ये भी अम्लीय होती है. ये ड्रेंस ग्रेन्यूल्स हैं और ये सब ऑर्गेनिल्स है. इसको ऑर्गेनिल्स नहीं कहते हैं, ये इसको ऑर्गेनेल से भी छोटी होती है, इसलिए इसको सब ऑर्गेनेल कहते हैं. इसकी खोज फोंटाना ने 1781 में की थी. कई बार ये क्वेश्चंस आपके जो छोटे आंसर्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें पूछते हैं कि न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी. फोंटाना ने 1781 में की थी. साइज ऑफ डिपेंड ऑन द सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल. सेल किस कार्य में व्यवस्थित है. अगर उसमें संश्लेषण का कार्य ज्यादा हो रहा है तो न्यूक्लियोलस बड़ा मिलेगा. संश्लेषण का कार्य नहीं है तो न्यूक्लियस छोटा मिलेगा, न्यूक्लियोलस छोटा मिलेगा. मेन फंक्शन इसका है राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना और इससे राइबोसोम्स का निर्माण करना. 2 है, आरआरएनए
और राइबोसोम्स का निर्माण है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का कार्य। क्रोमेटिन फाइबर्स, द न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य कंटेन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तंतु के नुमा कई स्ट्रक्चर, कोइल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज द क्रोमेटिन फाइबर। इनको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। ये केवल इंटरफेस के अंदर सेल की जो पूर्व अवस्था है उसी में इनको देखा जा सकता है, इसके बाद में इनको नहीं देखा जा सकता है। ड्यूरिंग सेल डिविजन इट बिकम्स अ थिक एंड नोन एज द क्रोमोसोम्स। कोशिका विभाजन के समय ये जो थ्रेड्स हैं ये मोटे हो जाते हैं, तब इनको आसानी से देखा जा सकता है और इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स आर टू टाइप्स। क्रोमेटिन फाइबर दो तरह के होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन, अगर ये कॉम्पैक्ट डीएनए और इसमें बेसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज द हेट्रोक्रोमेटिन। और लेस कॉम्पैक्ट, अगर इनका कुंडलन कम है तो इनको यू क्रोमेटिन कहते हैं। अगर इनका कुंडलन बहुत सघन है तो दैट इज नोन एज द हेट्रोक्रोमेटिन। थैंक यू।